welcome. A few days ago, I received a question from a gentleman in the comment section. He asked, are the children residing in childcare institutions safe, especially during this lockdown period? Well, first of all, let me acknowledge it is heartening to see that people are concerned about these children. Secondly, let me admit that I am not the right person to conclusively answer this question. I can only give some inputs. I will just say that there are designated officials and authorities who are responsible for the safety and security of these children, and special guidelines have been issued for them in the wake of COVID-19. So just like you as a citizen, I would also want to believe that each child in every childcare institution is safe from illness, from abuse, from exploitation. बट 2018 में हमने बिहार में मुजफ्फरपुर के एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के बारे में सुना. देन हमने यूपी में देवरिया के एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के बारे में सुना. देन हमने झारखंड में रांची के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के बारे में सुना. दीज वर लाइक हॉरर स्टोरीज एंड मीडिया ने इन्हें काफी कवर भी किया. इन दीज केसेस द सिस्टम हैड फेल्ड मिजरेबली. बट हर बार हर जगह सिस्टम फेल हो ऐसा नहीं होता. कई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस अच्छा काम भी कर रहे हैं, कई सक्सेस स्टोरीज भी हैं. हाँ, वो मीडिया में कवर नहीं होते हैं. कई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस ठीक ठाक काम कर रहे हैं, वहाँ इम्प्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप है. सो बेसिकली हर सिस्टम की तरह इस सिस्टम में भी लोग तो सोसाइटी से ही आते हैं, सो हर तरह के लोग हो सकते हैं. द रॉन्ग डूअर्स शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, दे शुड बी पनिश्ड, बट एट द सेम टाइम दोज हु आर डूइंग अ गुड जॉब शुड बी सपोर्टेड एंड एप्रिशिएटेड. बिकॉज लेट मी टेल यू, चाइल्ड केयर बहुत आसान काम नहीं है और इस फील्ड में चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. एक तो गवर्नमेंट्स का शायद बहुत ज्यादा फोकस इस फील्ड पर नहीं है. दूसरा, बच्चों में बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं. बच्चों का उनके ही घरों में अब्यूज भी बढ़ता जा रहा है. देन बच्चों का ऑनलाइन अब्यूज बढ़ गया है. बच्चे खुद इतना एक्सपोज हैं कि एक दूसरे को अब्यूज करने लगे हैं. सो दिस प्रॉब्लम हैज टू बी एड्रेस्ड एट मल्टीपल लेवल्स. और यहाँ पर लॉ ये बात बहुत क्लियरली कहता है कि एक बच्चे को इंस्टीट्यूशन में तभी भेजा जाना चाहिए जब उसके लिए फैमिली और कम्युनिटी के दरवाजे बंद हो जाएं. सो द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की क्या कंडीशन है, वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या सुधार लाने की जरूरत है, तो आप कुछ रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं. WCD मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जेना कमेटी की रिपोर्ट अवेलेबल है. मिनिस्ट्री ने 2016 में देश भर के CCIs का रिव्यू करवाया था, लेकिन उसमें यूपी के CCIs को शामिल नहीं किया गया था एंड आई डोंट नो द रीजन. बट जो भी मैपिंग हुई उसके बेसिस पर जो डेटा कलेक्ट हुआ उसको एनालाइज करके 2018 में ये रिपोर्ट तैयार हुई थी और इसको आप पढ़ सकते हैं. देन NCPCR की वेबसाइट पर उड़ीसा के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस पर एक रिपोर्ट दी गई है. निप्सेट की वेबसाइट पर भी कुछ स्टडी रिपोर्ट्स दी गई हैं. देन आई वुड रेकमेंड कि आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट्स पढ़िए. इनफैक्ट मुजफ्फरपुर वाला केस टिस के सोशल ऑडिट में ही सामने आया था. देवरिया वाले केस में एक इनमेट बच्ची ने खुद पुलिस को अप्रोच किया था और रांची वाले केस को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने रिपोर्ट किया था. अगर आप इन केस स्टडीज को भी पढ़ेंगे तो सिस्टम के दोनों फेसेस को आप देख सकते हैं. मैं आपको इस सवाल का कोई स्ट्रेट हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकती हूँ. मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि लॉ में CCIs को लेकर क्या प्रोविजंस दिए गए हैं. और आज के वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि CCI का क्या मतलब है और कितने टाइप के CCIs होते हैं. चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का भी हो सकता है और NGO रन भी हो सकता है. कोई भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हो जहाँ CNCPs और CCLs रह रहे हैं, उस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का JJ एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. इस एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 21 में CCI की डेफिनेशन दी गई है. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का मतलब है ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बच्चों को केयर और प्रोटेक्शन की सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसे बच्चों को जिन्हें इसकी जरूरत है. इस डेफिनेशन में 7 तरह के CCIs को लिस्ट किया गया है. इन सब की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है. इन्हें समझने के लिए हम इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं. पहली कैटेगरी में आते हैं वो इंस्टीट्यूशंस जो CNCPs के लिए हैं, यानी ऐसे बच्चों के लिए जो कि विक्टिम्स हैं, नीडी हैं. इसमें जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो है चिल्ड्रन होम, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, ओपन शेल्टर और फिट फैसिलिटी.
दूसरी कैटेगरी में वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो CCLs के लिए हैं, यानी ऐसे बच्चों के लिए हैं जिनके विरुद्ध ये आरोप है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है या फिर ये आरोप साबित हो चुका है कि हाँ उन्होंने अपराध किया है। इस कैटेगरी में जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो है ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी और फिट फैसिलिटी। सो फिट फैसिलिटी दोनों कैटेगरी में है। सो सबसे पहले फिट फैसिलिटी को समझ लेते हैं। फिट फैसिलिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे बच्चे की टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। यहाँ बच्चे को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए भेजा जा सकता है और इस पर्पस के लिए इसे या तो CWC रिकॉग्नाइज करती है या फिर JJB रिकॉग्नाइज करता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपने आप को फिट फैसिलिटी की तरह रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है तो उसे फॉर्म 38 में एप्लीकेशन देनी होगी और फॉर्म 39 में रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। फिट फैसिलिटी में एक बच्चे को CWC के ऑर्डर से भेजा जा सकता है, JJB के ऑर्डर से भेजा जा सकता है और चिल्ड्रन कोर्ट के ऑर्डर से भी भेजा जा सकता है। अगर मैं आपको फिट फैसिलिटी का एग्जांपल दूं तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्टल चलाती है और अगर फिट फैसिलिटी की तरह रिकॉग्नाइज की गई है तो वहां एक ब्लाइंड बच्चे को एजुकेशन के पर्पस के लिए रखा जा सकता है। इसी तरीके से एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो कि फिट फैसिलिटी की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है, वहां पर एक ड्रग एडिक्ट बच्चे को उसकी नशे की लत छुड़ाने के लिए भेजा जा सकता है और रखा जा सकता है। इसी तरीके से और भी पर्पसेस हो सकते हैं। ग्रुप फॉस्टर केयर भी ऐसा ही एक पर्पस है। जब एक CNCP को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है तो उसका वहां पर स्टे दो तरह का हो सकता है। एक तो ओवरनाइट प्रोटेक्टिव स्टे और दूसरा रिहैबिलिटेशन स्टे। ओवरनाइट प्रोटेक्टिव स्टे का मतलब है कि बच्चे को सिर्फ एक रात के लिए शेल्टर की जरूरत थी, इसलिए उसे CCI में रखा गया। इसका जो प्रोसेस है वो रूल्स में दिया गया है। रिहैबिलिटेशन स्टे शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इसका पर्पस है बच्चे की इंडिविजुअल नीड के हिसाब से उसे बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना, उसे नर्चर करना, आगे की लाइफ के लिए तैयार करना। चिल्ड्रन होम वो इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह का रेजिडेंशियल स्टे बच्चे को प्रोवाइड करता है। चिल्ड्रन होम में जो रिहैबिलिटेशन स्टे होता है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑर्डर पर होता है। उसके बाद उस बच्चे के लिए फूड, शेल्टर, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब फैसिलिटीज चिल्ड्रन होम को प्रोवाइड करनी होती है। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है जहां पर ऑर्फन या अबैंडन या सरेंडर्ड कैटेगरी के बच्चों को रखा जाता है ताकि फर्दर उन्हें अडॉप्शन में दिया जा सके और इस पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट इसे रिकॉग्नाइज करती है। जब कोई CCI अपने आप को स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी की तरह रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है तो उसे शेड्यूल 26 में अपनी एप्लीकेशन देनी होगी और रिकॉग्निशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट इसकी डिटेल्स कारा को भेजती है। सा में छोटी उम्र के बच्चों को रखा जाता है। ओपन शेल्टर वो कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जो सड़क पर रहने वाले बच्चों को रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओपन शेल्टर पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो काफी पहले बना चुकी हूँ, प्लीज उसे देख लीजिएगा। CCL का चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में स्टे 3 तरह का हो सकता है। ओवरनाइट प्रोटेक्टिव स्टे, प्रोटेक्टिव कस्टडी और रिहैबिलिटेशन स्टे। ओवरनाइट प्रोटेक्टिव स्टे का मतलब है शेल्टर जस्ट फॉर 1 नाइट और इसके लिए CCI में अलग से सेग्रीगेटेड रूम या डॉर्मेट्री होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव कस्टडी का मतलब है कि CCL के अगेंस्ट एलिगेशंस हैं, इंक्वायरी चल रही है लेकिन अभी तक उसे गिल्टी नहीं माना गया है, बट क्योंकि उसे कस्टडी में रखने के ऑर्डर इशू किए गए हैं तो उसे ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता है। रिहैबिलिटेशन स्टे का मतलब है कि CCL के अगेंस्ट एलिगेशंस प्रूव हो गए हैं, इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है, उसे गिल्टी पाया गया है, तो यहाँ जब उसे इंस्टीट्यूशनल कस्टडी में रखने के ऑर्डर इशू किए जाते हैं तो उसे स्पेशल होम में भेजा जाता है। सो ऑब्जर्वेशन होम का पर्पस है प्रोटेक्टिव कस्टडी, CCL को निगरानी में रखना, ऑब्जर्वेशन में रखना, और स्पेशल होम का जो पर्पस है वो है बच्चे को रिफॉर्म करना, उसे रिहैबिलिटेट करना, इसलिए वो कहलाता है रिहैबिलिटेशन कस्टडी। प्लेस ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका यूज इंक्वायरी के दौरान भी किया जा सकता है और इंक्वायरी के बाद भी किया जा सकता है।
लेकिन यहाँ हीनस ऑफेंस वाले 16 से 18 साल के बीच की उम्र वाले बच्चों को भेजा जाता है या फिर 18 प्लस लोगों को भेजा जाता है जो ऑफेंस कमिट करते टाइम माइनर थे। इन लोगों को ना तो ऑब्जर्वेशन होम या स्पेशल होम में रखा जा सकता है और ना ही पुलिस लॉकअप या जेल में रखा जा सकता है, इसलिए इन्हें प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। सो प्लेस ऑफ सेफ्टी इज ऑन दी एज। बट यहाँ भी जिनके अगेंस्ट इंक्वायरी पेंडिंग है उनके रहने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए और जिनके अगेंस्ट इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है, जो गिल्टी पाए गए हैं, उनके रहने का अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। सीसीआईज के रजिस्ट्रेशन, उनके फंक्शंस, ड्यूटीज और उनके मॉनिटरिंग से रिलेटेड डिटेल्ड प्रोविजंस रूल्स में दिए गए हैं। आई ट्राई टू मेक वीडियोस अबाउट देम सेपरेटली, बट अभी मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है। इंडिया की वेल नोन काउंसलर हैं डॉक्टर राधा नागेश। शी इज एन एक्सपर्ट ऑन अडॉप्शन काउंसलिंग। उन्होंने सीसीआईज के लिए कोविड-19 पर एक रेकनर तैयार किया है जो काफी सिंपल, अट्रैक्टिव और कलरफुल है। I know her very well and with her permission I'm trying to share that reckoner in the description box. But अगर किसी टेक्निकल हिच की वजह से मैं वो शेयर ना कर पाऊँ तो मेरी रिक्वेस्ट है सीसीआई से रिलेटेड केस वर्कर्स, सोशल वर्कर्स और वेलफेयर ऑफिसर्स से वो मुझे सेपरेटली ईमेल कर सकते हैं और मैं उस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप उसके प्रिंट आउट निकाल कर अपने सीसीआई में पोस्टर्स की तरह लगा सकते हैं, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट विल बी यूजफुल हैंड आउट फॉर एजुकेटिंग द चिल्ड्रन। मुझे पता है जो लोग सीसीआईज में काम कर रहे हैं या जो लोग चाइल्ड केयर फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी इस लॉकडाउन में भी ड्यूटीज लग रही हैं। सो दे आर ऑल्सो कोविड वॉरियर्स एंड दे डिजर्व आवर रेस्पेक्ट। सो माई बेस्ट विशेस फॉर देम एंड फॉर द चिल्ड्रन एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।